दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान के स्तर पे सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं और इस टॉपिक में इस लेक्चर में हमने जो टॉपिक लिया है वो है आपका विदेशियों का विवरण और दूसरा टॉपिक है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, इससे पहले भी हमने जो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, ठीक है, उसके स्तर पर हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की हमने बात कर लिया था। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम दो टॉपिक पे और चर्चा कर लेंगे। इसमें हमारा विदेशियों का विवरण हो जाएगा और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हो जाएंगे। ठीक है, और इसके स्तर पर जो है ना कि आपको केवल हम क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, क्लासेस के साथ साथ आपको जो है जो क्लासेस में जिससे आज आप क्लासेस कर रहे हैं इसी क्लासेस के स्तर पे आपको अगले दिन सुबह 8 बजे क्यूज भी आपको दिया जा रहा है, ताकि आप क्लासेस के माध्यम से आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएँ कि क्लासेस से क्या बेनिफिट आपको मिल रही है। ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो आप हमारे वहाँ पे कमेंट बॉक्स ओपन है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, ये क्यूज जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको उपलब्ध होंगे, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना होगा और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ये सीरीज जो है लुसेंट का ये जो सीरीज है दोस्तों, ये 69वीं बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ और पीसीएस के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है, किसी भी आप एक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी प्रकार के आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस बुक से आपको हमेशा से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए इस बुक को बहुत आराम से करना है, समझते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में चीज़ों को आधे अधूरे कंप्लीट करें। ठीक है, काफ़ी समय होते हैं एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, आप बहुत आराम से चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, ठीक है, तो हमें 3 विदेशी यात्रियों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। और पहला जो है ये हो जाएंगे यूनान एवं रोमन के लेखक के बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा अगर हम बात करें बी का, तो यहाँ पे चीनी यात्रियों का विवरण भी हमें देखना होगा। अगर सी की बात करें तो अरब यात्रियों के विवरण भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी तीनों पक्ष को हम एक एक करके देख लेंगे। कौन से जो यात्री थे, ठीक है, यहाँ पे आए, कौन से लेखक क्या कहा, ठीक है, उसके माध्यम से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, हम एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो यूनान के जो लोग हैं, यूनान के जो लेखक आए यहाँ पे, यूनान एवं रोम के, उनके द्वारा कहा गया कि इनके लेखकों में जो 2 नाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो कौन थे? एक तो थे टेसीसियस, ठीक है, टेसियस, और दूसरा थे हेरोडोटस और टेसियस। ठीक है, कहा जाता है कि टेसियस के बारे में कि टेसियस जो थे वो क्या थे, वो ईरान का राजवैद्य थे। ठीक है, और भारत के संबंध में इनका जो विवरण था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक कहानियों पर आधारित था। इसीलिए इनके जो कहानी जो थे, इनको पूर्णतः जो कहा जाता है कि इनकी जो कहानियाँ थी वो अविश्वसनीय थी, उन पर कोई विश्वास करने लायक तो था नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा बात करें हेरोडोटस की, ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है कि इतिहास का पिता। ठीक है, ये फैक्ट आपके एग्जामिनेशन में कई बार देखने को मिल जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को। ठीक है, कहा जाता है दोस्तों कि हेरोडोटस ने एक पुस्तिका लिखा, हिस्टोरिका। ठीक है, और ये कब लिखा? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंधों के बारे में इस पुस्तक में, हिस्टोरिका में क्या किया, इन्होंने वर्णन किया। लेकिन इनके भी द्वारा जो वर्णन किया गया वो भी बहुत ज़्यादा अफवाहों पर आधारित थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, इनके द्वारा जो विवरण दी गई वो बहुत ज़्यादा अफवाहों पर आधारित था। इसलिए काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्यों की तरफ हम अगर बढ़ते हैं धीरे धीरे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात करें सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों का, ठीक है, तो कहा जाता है कि नियार्कस इनके साथ आए, किनके साथ? सिकंदर के साथ, और आनेसिक्रेटस, ठीक है, ये भी आए, और साथ में एक थे अरिस्टोबुलस। इनके जो विवरण हैं, ठीक है, अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। लेकिन हेरोडोटस और टेसियस, ठीक है, टेसियस के जो विवरण थे वो काफ़ी ज़्यादा अफवाहों और अविश्वसनीय थे। लेकिन सिकंदर के साथ जो 3 लेखक आए, इनके विवरण जो है अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे मेगास्थनीज की, ठीक है, मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, हम एक साक्ष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने क्या कहा। ठीक है, तो यूनान एवं रोमन के जो लेखक थे, जो यात्री थे, उनके द्वारा जो विवरण दिए गए हैं उसके माध्यम से क्या चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिका पुस्तिका के लेखक जो है किसने, लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। और ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत भी
मेगास्थनीज था, ठीक है। और ये किसके दरबार में आए थे, तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, ठीक है। और जब इंडिका पुस्तक में किस चीज़ों का वर्णन मिलता है, तो ये आपको याद रखना है कि मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में इससे जानकारी हमारी मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है डाइमेकस, ठीक है। डाइमेकस की बात अगर हम करें दोस्तों यहाँ पे, तो कहा जाता है कि यह सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था, राजदूत था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका जो विवरण है मौर्य युग से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। डाइमेकस याद रखना है, ये सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, ठीक है। अगर मेगास्थनीज की अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और डाइमेकस की अगर हम बात करें तो अंतियोकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था, तो ये आपको याद रखना है बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका जो विवरण है मौर्य युग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें डायनोसियस की, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मिस्र के नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत था, और ये अशोक के राज दरबार में आया था। ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनिसियस, ठीक है। ये तीनों नाम को आप रट लीजिए। ये आपको एग्जामिनेशन में किसी भी स्टेट स्पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए बीपीएससी का, यूपीपीसीएस का, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें, रेलवे एसएससी की बात करें, वहाँ पे आपको इन तीनों नामों में से एक का तो क्वेश्चन आपको आना ही तय है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को एक बार देखते चलते हैं। कहा जाता है टॉलमी की बात आती है यहाँ पे, तो कहा जाता है कि इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट हम देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे प्लिनी, ठीक है। इसने कहा जाता है कि इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण इसके माध्यम से मिलता है। किससे, नेचुरल हिस्ट्री से। ये किसकी पुस्तक है, तो प्लिनी की है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलें दोस्तों, तो एक यहाँ पे कहा जा रहा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है। इरिथ्रियन सी की बात कर रहा है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी की बात करें तो कहा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इस पुस्तक के बारे की जानकारी नहीं है कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, लेकिन ये पुस्तक ऑलरेडी जो है बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, और इसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। उस समय के बारे में, यानी करीब 80 ईस्वी में, ठीक है, हिंद महासागर की यात्रा पर आया, और उस समय भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुएं जो थी उसके बारे में इस पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में लिखा है, लेकिन उनका नाम नहीं पता है कि इस बुक को किसने लिखा है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, पहला हमने देख लिया रोमन और यूनान के लेखक के बारे में देख लिया, और हम दूसरा देख रहे हैं चीनी लेखक के बारे में। चीनी लेखक के अंतर्गत जो है फाहियान। कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत की महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और ये जो चीनी यात्री हैं बौद्ध मतानुयायी थे, और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे यहाँ पे। इनमें अगर प्रमुख की अगर हम बात करें तो प्रमुख यही थे दोस्तों, फाहियान, ठीक है। फाहियान थे, संयुंगन थे, हेनस्वांग थे, ठीक है। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फाहियान किसके दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, ठीक है। कहा जाता है कि यह भारत में 14 वर्षों तक रहा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि फाहियान किसके दरबार में आया था, तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर संयुगन की बात करें तो कहा जाता है कि यह 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए और बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के पर्पज से ही ये आए थे, ठीक है। अगर हम हेनस्वांग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हेनस्वांग की बात किया जाता है, कहा जाता है कि यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और हेनस्वांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यानी किसके शासनकाल में आया भारत, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, और कहाँ पहुंचा, तो कपिशा पहुंचा। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि भारत में 15 वर्षों तक
ठहरने के बाद 645 ईस्वी में चीन लौट गया ये, और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, कौन? हेनसुआंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसका वर्णन का जो वृत्तांत है दोस्तों, सी युकी नामक प्रसिद्ध है, इसकी पुस्तक है सी युकी। ठीक है, इसमें जो है कि सारी वृत्तांत जो है, भ्रमण वृत्तांत इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसमें जिसमें कहा गया है कि 138 देशों का विवरण इसमें मेंशन किया है। इन्होंने कहा जाता है कि इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, और इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ठीक है, हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो कहा जाता है कि हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। ये आपको फैक्ट याद रखना है, और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था दोस्तों। ठीक है, ये आपको प्रॉपर याद रखना है, बीपीएससी में ऐसे ही प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, बीपीएससी के स्तर पे किसी और प्रकार की आपको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हिस्ट्री के लिए। अगर आप इसको अच्छे से कवर अप करके जाते हैं तो एशियंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए तो आपको इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हेनसांग जब अध्ययन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आया तो उसमें कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे, और जो विश्वविद्यालय तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बौद्ध की फिलॉसफी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो चीनी यात्री थे वो इति सिंह थे। इति सिंह कहा जाता है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये 3 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन सा? फाहियान, हेनसुआंग और इति सिंह। फाहियान से अगर संबंधित अगर हम बात करें आपसे तो कहा जाता है, मैं आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया ये, और इसने क्या किया दोस्तों कि भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति, आर्थिक स्थिति पर प्रॉपर जो है प्रकाश डाला, उसके बारे में वर्णन किया। अगर हेनसुआंग की अगर हम बात करें तो ये जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया, और किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। और इसकी एक रचना याद रखिएगा, सी यू की। किसकी है? हेनसुआंग की है। ठीक है, और इति सिंह की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत के बारे में इसने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अरब यात्रियों के विवरण हम देखते हैं। तो कहा जाता है अरब यात्रियों में सबसे पहला जो नाम आता है अल बरूनी का आता है। ठीक है, देखिए अरब यात्रियों के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो कहा जाता है कि अरब यात्रियों और जो लेखक का जो वर्णन है, हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में इससे क्या होता है? पर्याप्त जानकारी मिलती है। और इन लेखकों में जो है ना 2 नाम काफ़ी जो है फेमस है। कौन कौन से नाम हैं? तो अल बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, अल बरूनी और इब्न बतूता जो नाम था ना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी में से एक नाम पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, अल बरूनी। कहा जाता है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। कब? 21वीं सदी में। ठीक है, और इसने अल बरूनी ने, देखिए अल बरूनी ने ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, और अरबी में लिखी गई उसकी कृति थी किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यानी उसको अगर हम बात करें तो कहा जाता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन? भारत की खोज। ठीक है, अगर हम बात करें किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद की। ठीक है, ये किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों अल बरूनी की। ठीक है, कहा जाता है कि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों पर आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर विवरण किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा अगर बात करें तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। ठीक है, तहकीक ए हिंद का। ठीक है, ये जो तहकीक ए हिंद है ना, इसको अनुवाद किसने किया? ये भी आपको याद रखना है। किसने? एडवर्ड साची ने। याद रख लीजिए नाम, एडवर्ड साची। ठीक है, एडवर्ड साची। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम
नेक्स्ट पे बात करें इब्न बतूता की बात करें दोस्तों, एक था अलबरूनी, उस पर हमने चर्चा कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरा पे है इब्न बतूता। कहा जाता है कि इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका जो यात्रा वृत्तांत जो था उसका नाम था क्या, रेहला, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ ये कौन देता है, रेहला देता है, ठीक है। कहा जाता है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। ये आपको याद रखना है, ये नाम आपको मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने इब्न बतूता को दिल्ली के का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसे अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा, तो ये आपको बताना है कहाँ भेजा। तो इन्होंने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर के दोस्तों चीन भेजा था, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो अन्य लेखक की बात कर रहा है यहाँ पे। अन्य लेखक में हम अगर बात करें, एक तारानाथ की बात किया जाता है और दूसरा मार्को पोलो की बात भी किया जाता है। अगर तारानाथ की अगर हम बात करें तो कहा जाता है यह एक तिब्बती लेखक था और इसने क्युंगयूर और टंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे, ठीक है। अगर मार्को पोलो की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है, ठीक है। अगर हम बात करें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी की, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए 3 टॉपिक तो हमारा हो गया, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों का विवरण। चौथा हमारा जो है वो था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो कहा जाता है कि दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि 1400 ईसा पूर्व में के अभिलेख बोजाग कोई, ठीक है, बोजाग कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने पर प्रमाण होने का जो प्रमाण है यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। ये आपको याद रखना है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है हाथी गुफा अभिलेख से हुआ है। देखिए पुरातत्व संबंधी साक्ष्य देख रहे हैं ना, कहाँ से क्या चीज़ें मिली, ठीक है। इसीलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का बहुत ग्रंथ में क्या चीज़ें कही गई नहीं कही गई, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पर आकर के चीज़ें प्रमाणिक तौर पर चीज़ें प्रूफ होता है। तो इसलिए पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहा जाता है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। अभिलेख से तो शाहगौरा अभिलेख से ये जानकारी मिलता है कि जब संकट आ जाता है तो उसके लिए खाद्यान्न को सुरक्षित कैसे रखना होता था, ठीक है, उसके बारे में भी जानकारी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की भी जानकारी जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले जो हुण आक्रमण की जो जानकारी है किस लेख से मिलता है, तो आपको याद रखना है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख शासक कौन था, भानुगुप्त से प्राप्त होती है, ठीक है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख से प्राप्त होती है और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया है। ये भी हमें पुरातत्व साक्ष्य से प्राप्त होता है, ठीक है। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम बुनकर की जो श्रेणियाँ थीं उसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। और कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और यहाँ मनुष्य के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, ठीक है। तो आपको ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था और इसी को साहित्य में कसार्पण कहा गया है, ठीक है। यानी प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था, आहत सिक्के, ठीक है, और इसी को साहित्य में कसार्पण कहा गया है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य यवन शासकों ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख
लेख लिखने का जो कार्य है वो यवन शासकों ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि महत्वपूर्ण अभिलेख की अगर हम बात करें, ठीक है, और वो शासक किससे संबंधित है, हम उसकी अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है ये, और ये जो शासक हैं वो कलिंगराज खारवेल हैं। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। और प्रयाग स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख की अगर हम बात करें तो ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख की अगर हम बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख की बात करें दोस्तों तो बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। ठीक है, ये तो फैक्ट है ना, इसमें चीज़ों को तो आपको रटना ही पड़ेगा। बार बार वीडियो को देखिए, बार बार PDF के माध्यम से पढ़िए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कहा जाता है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, एपिग्राफी कहलाता है, जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, एपिग्राफी होता है। ठीक है, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है, प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहीं पे कहा जाता है दोस्तों कि अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिकमेडु से जो है रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे पहले भारत के जो संबंध जो थे वो बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा से स्थापित हुआ है। ये भी आपको साक्ष्य मिलता है, किससे, पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि सबसे पहले भारत के जो संबंध थे वो बर्मा, जिसे सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, मलाया स्वर्ण द्वीप कहा जाता है, कंबोडिया कंबोज के नाम से जाना जाता है, और जावा यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये इससे स्थापित हमारा संबंध हुआ था भारत का। ठीक है, कहा जाता है कि उत्तर भारत के जो मंदिरें जो थी, ठीक है, उसकी जो कला जो शैली था वो नागर शैली से बना हुआ था। और दक्षिण के जो मंदिर थे वो द्रविड़ शैली में बनी हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे बेसर शैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। देखिए, ये भी आपको याद रखना है, पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के अगर हम उदाहरण की अगर हम बात करें दोस्तों तो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। यह क्या है, पंचायतन मंदिर के कुछ उदाहरण हैं। आपको याद रखना है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिर रचना शैली से संबंधित है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत थे उससे संबंधित ये टॉपिक 4 जो पॉइंट थे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पूरा तत्व संबंधित साक्ष्य, ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक करके छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना समझने में दिक्कत हो, ना आपको याद करने में दिक्कत हो। इस लेक्चर से संबंधित कल सुबह 8 बजे आपको 5 MCQs क्वेश्चन दिया जाएगा BPSC के पैटर्न पे आधारित, आपको सोल्व करने होंगे। ठीक है, आज वाले जो लेक्चर थे, कल वाले जो लेक्चर था उसके आधार पर आज सुबह 8 बजे आपको टेस्ट MCQs अवेलेबल करवाया गया था। काफ़ी सारे लोगों ने अटैम्प्ट भी किया है, अभी तक आप लोग अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।